अक्सर हमारे समक्ष ये प्रश्न होता है कि हम भारत में रहते हुए, भारतीय नागरिक होते हुए, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए होने के बावजूद भी ऐसा क्या कारण है कि हम अपनी भाषा से पीछे रह गए। या तो भाषा ने हमें अडॉप्ट नहीं किया या हमने भाषा को अडॉप्ट नहीं किया। इसके पीछे क्या रीजन है? उस गंभीरता में हम जा नहीं पाए। कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानियां, कितने स्ट्रगल, कितना जोखिम उठा के आज हम भारतवासी एक नया आयाम स्थापित कर पाए। वो क्या था? उसी पर ही मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। बाहर जितने भी लोग हैं, कृपया या तो बाहर ही चले जाए या अंदर आ जाएं, शोर ना करें। एक बार बोल दीजिए प्लीज। बाहर जितने लोग हैं या तो अंदर आ जाएं या बाहर ही चले जाएं, शोर ना करें। सारे यही होना है इनका काम। कार्यक्रम की गरिमा को समझते ही नहीं है। या तो अंदर आ जाओ या बाहर चले जाओ, शोर ना करें। आपको अच्छे से मालूम है, हमारा ये देश जूझता ही रहा। कभी मुगलों से, कभी सिकंदर से, कभी अंग्रेजों से, कभी आपसी फूट से। उसके बावजूद भी इतना पनपा, आक्रमणकारी आते गए, आक्रमण करते गए। भारत से हमारा अपना साजो सामान, हमारा धन संपदा लेकर निकलते चले गए। लेकिन किस्मत वाली अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात यह है, हमारा देश भी संपन्न देश है। ले जाओ जिसको जो चाहिए, हमारे पास तो बहुत है। आए लूटा चले गए, आए लूटा चले गए। और सच बताऊं तो आदमी की टेंडेंसी भी यही है। आता है, लूटता है, चला जाता है। 70 साल की जिंदगी में क्या कर जाएगा? पढ़ाई करेगा, बिजनेस करेगा, सर्विस करेगा, लेकिन एक उसके मन से लालसा है, वो कभी नहीं जाती। आज मैं ये कर लूं, आज मैं वो कर लूं, परसों मैं वो कर लूं। समझ नहीं आता कौन सी लालसा। 70 साल की जिंदगी किराए पे लाए हैं, फिर भी उसके बावजूद भी लालसा ही लालसा। किस बात की? किसके लिए करके जाते हो? क्या उम्मीद है जिसके लिए कर रहे हो वो तुम्हें रोटी देगा? क्या उम्मीद है कि जिसको तुमने पढ़ाया, जिसको तुमने बेटे को पढ़ाया, बेटी को पढ़ाया, क्या वो तुम्हारी सेवा करेगा या करेगी? विदेश में जाके बस जाते हैं बुजुर्ग, यहाँ पे अनाथालयों में रहने लग जाते हैं। अगर देना है तो अपने बच्चों को संस्कार देने की बात करें कि बच्चे, हमें जो मिला विरासत में, ये संस्कार मिले, ये हम तुझे दे रहे हैं। दुनिया में चलना वो अपने आप सीखते हैं, एक्सपीरियंस लेना अपने आप सीखते हैं, क्या करना है वो अपने आप सीखते हैं। हम केवल उनको यही दे सकते हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिला संस्कार। वो चाहिए तो ले लो बेटा, नहीं तो हम तो क्या, पूरा विश्व में ये हाल है। माँ बाप को कहीं छोड़ते हैं, खुद कहीं रहते हैं। क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का? गरीब घर वो घर बहुत अच्छे होते हैं जिनके घर के बाहर उनके चौकीदार बैठे होते हैं। गरीब घर वो घर अच्छे होते हैं जिनके घर के बाहर चौकीदार बैठे होते हैं। चौकीदार मीन्स उनके घर में जगह नहीं होती, एक एक कमरे। मेरे घर खुद था, ऐसे ही था। मेरे फादर मेरे घर के बाहर बैठता था और मुझे पूछता था कहाँ जा रहा है? मैं कहता हूं वहां जा रहा हूं। कब तक आएगा?
तब तक आऊँगा। आज यो टाइम से, ये संस्कार है। हमें पता होता था कि अपने पेरेंट्स के आगे हमें झूठ नहीं बोलना और उनकी बात को रखते हुए टाइम से अपने घर आना है। अब कहाँ है वो संस्कृति? बेटा जा रहा है जा, बेटी जा रही है जा, जिस कमरे में बैठ के कंप्यूटर देखना है, लैपटॉप देखना है, यूट्यूब देखना है, देखो कि इससे मतलब नहीं है। जरूरत है आज हमारी संस्कृति को जोड़ने की, अपने बच्चों के साथ बैठ के खाना खाने की, अपने बच्चों के साथ समय बिताने की, अपने बच्चों को एक नई संस्कार देने की, एक नई पीढ़ी की तरफ प्रवेश करने की। जो हमारी पाश्चात्य संस्कृति है उसमें हमें जाना नहीं है। जो अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, हमने उसको अपना लिया, चाय छोड़ के उसको अपना लिया, अपनी संस्कृति छोड़ के उसको अपना लिया। क्यों? हमारी कोई संस्कृति नहीं क्या? हमारा अपना कोई वजूद नहीं क्या? हमारी कोई अस्मिता नहीं क्या? हमारी कोई पहचान नहीं क्या? छोड़ो उनको। मैं तो कहता हूं एक नई पीढ़ी की शुरुआत। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। मोहम्मद अली जिन्ना उस समय मुस्लिम लीग के नेता थे। जिन्ना की इच्छा थी कि मुस्लिमों को एक आजाद देश मिले जहां वो अपने मुताबिक रह सकें। भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात तब और भी ज्यादा मजबूत हो गई जब 1929 में मोतीलाल नेहरू कमेटी ने सिफारिश की कि सेंट्रल असेंबली में मुसलमानों के लिए 35% आरक्षण दे दिया जाए। देखिए अंग्रेज कहां से आए? हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम के बीच में विभाजन की बात करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हुए हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। कांग्रेस ने ही भले ही इस अंतरिम कमेटी की सिफारिश को नाकाम किया, लेकिन इसका अंतर आगे देखने को मिला। इसको आधार बनाकर 1938 तक आते आते जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना अकेले मुस्लिमों के रहनुमा बन गए। वो अकेले ही मुस्लिमों के अपने राष्ट्र की मांग को उठा रहे थे। बताया जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री भी बनना चाहते थे वो, लेकिन ऐसा हो ना सका। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्र के निर्माण की बात रखी जहां वो आराम से प्रधानमंत्री बन सके। दूसरे विश्व के युद्ध के बाद आखिरी बार ब्रिटिश सरकार ने माना कि भारत में उपनिवेश बनाए रखना अब फायदे का सौदा नहीं रह गया। देखिए इस बात को मैं कहाँ लिंक करूंगा अभी आप देखेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम हर मंच से हिंदी 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 की बात करते हैं, लेकिन हिंदी का पीछे का इतिहास कैसे शुरू हुआ उस पर हम डिस्कस नहीं करते। हमें वो भी तो आभास होना चाहिए। उससे आगे क्या कहते हैं देखिए। अब आइए अब बात मौके की। 2 जून 1947 को आखिरी ब्रिटिश वायस राय लुइस माउंटबेटन ने कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख समुदाय के नेताओं के साथ बातचीत की। इस बातचीत में नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना भी मौजूद थे। 3 जून 1947 को पास हो गया लॉर्ड माउंटबेटन का वह प्लान जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन के संबंध में था। कितनी तारीख को? 3 जून 1947 को। अब इससे आगे देखिए। 4 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने प्लान के बारे में बताया कि हम हिंदुस्तान को आज़ादी तो दे रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि यह देश 2 हिस्सों में विभाजित होगा। इस विभाजन के संबंध में 2 जून को सभी तीनों समुदाय के बीच आपसी सहमति बन चुकी है। साथ ही 18 जुलाई 1947 इतिहास की वह तारीख है जब ब्रिटिश किंग जॉर्ज 6 अल्बर्ट फेडरिक ने भी कहा कि हम भारत को आज़ादी देने वाले हैं। तो भारत को आज़ादी देने वाले इसी प्लान के तहत यह कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में एक पत्रकार ने पूछा कि आज़ादी तो देने जा रहे हो, देंगे कब? क्वेश्चन था कि आप भारत को आज़ादी दे तो रहे हैं, दे रहे हैं, दोगे कब? इस पर उन्होंने पूछा कोई तारीख तय की गई है क्या? पत्रकार की बात को सुनकर लॉर्ड माउंटबेटन 2 मिनट के लिए चुप हो गए,
खामोश हो गए। खामोशी के बाद आनंद फानन में उन्होंने बोला कि भारत को पूर्ण सत्ता 15 अगस्त 1947 को सौंप दी जाएगी। पूछा गया 15 अगस्त ही क्यों, 15 अगस्त ही क्यों, ऐसा दिन क्यों? तो उस पर उन्होंने बताया, अपनी चुप्पी तोड़ी और बोला 15 अगस्त 1945 को ब्रिटिश ने जापान पर गौरवशाली जीत हासिल की थी, इसलिए अब ठीक 2 वर्षों के पश्चात हम भारत को स्वतंत्र कर रहे हैं। दिन शुक्रवार 15 अगस्त 1947 दिल्ली के प्रिंसेस पार्क में तिरंगा झंडा फहराया गया। वो तिरंगा झंडा हमारी अस्मिता, हमारी आज़ादी, हमारे यहाँ बैठने की पहचान। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में जो चुनाव हुए थे, उस संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुई। संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बंट गई, भारत और पाकिस्तान, भारतीय सभा और पाकिस्तानी सभा। भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने। पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में की गई, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन उपस्थित थे, और हमारे भारत में 15 अगस्त को की गई, उसमें भी वो उपस्थित थे। इससे आगे इसलिए यह किया गया कि दोनों रस्मों में लॉर्ड माउंटबेटन गवाह रहे। आगे सुनिए, इससे आगे की बात। अभी मैं आऊंगा अपने मुख्य बिंदु पर। जिस हिंदी के लिए हम इतना कर रहे हैं, उस हिंदी के लिए क्या नहीं किया, उस पर आऊंगा। देश को 2 टुकड़ों में बांटने के लिए मशहूर वकील इंग्लैंड से सर साइरिल रैटक्लिफ को भारत बुलाया गया। वो कभी पहले भारत नहीं आए थे। रैटक्लिफ ने रेड पेन से, रेड इंक से वो ऐसी लाइन डाली कि वो खून में बदल गई। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन डली, वो ऐसी लाइन डली, खून की लाइन डली। 15 अगस्त सन 1945 से पहले किसी को भी नहीं मालूम था कि किस व्यक्ति को भारत में रहना है और किसको पाकिस्तान में जाना है। दोनों देशों की सीमाएं क्या होंगी। सीमाओं के विभाजन को लेकर 17 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ। दोनों देश सीमा में विभाजित हो गए। जब इस बात की खबर कराची और लाहौर पहुंची, तो बदले की आग में पाकिस्तान द्वारा अमृतसर आने वाली ट्रेन को उन्होंने अपना निशाना बनाया, और जब यह ट्रेन पाकिस्तान पहुंची, तब इस ट्रेन में एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं था। हर तरफ लाशों के ढेर लगे थे। लाशों की दशा बयां करनी थी। बंटवारे का फैसला बहुत ही गलत था। इस ट्रेन पर यह साफ साफ लिखा हुआ था कि पटेल और नेहरू को आजादी का तोहफा मुबारक। मुझे है कि आपके अंदर भी एक जोश उबलने की तैयारी है। अंदर से रूहें आपकी खड़ी हो रही होंगी कि हाँ, कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने देश की हमें यहाँ पे बैठाने के लिए अपनी खून की कुर्बानी दी। हमने एहसास नहीं किया, फिर भी अंग्रेजी और अंग्रेजों के पीछे भाग रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। आगे चलता हूं। इसके बाद बदले की आग इतनी भड़की कि दोनों तरफ से आने जाने वाली ट्रेनों में क्या थी? सिर्फ लाशें, सिर्फ लाशें। ट्रेन कब्रिस्तान और शमशान में तब्दील होगी। यह विभाजन काले इतिहास से कम नहीं था हमारे लिए। कुछ लोगों का कहना तो इतना तक भी है कि बंटवारे की चिंगारी ने तो कुछ समय पहले ही भड़क चुकी थी। यह आग 18 जुलाई 1947 को भारत के स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति दे दी गई। 35 करोड़ की आबादी वाला उस समय भारत, मुस्लिम बहुल देश पाकिस्तान, हिंदू बहुल देश भारत,
1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा। 3 लोग के आसपास, लाख लोग के आसपास लोगों को मौत को घाट के उतार दिया गया। 1.4 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ। 72.26 हजार मुस्लिम भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए। 72.49 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत लौट आए। कैसा रहा होगा वो मंजर? महसूस किया हमने? नहीं किया। हमारे ऑफिस के लोग हिंदी की बात आती है तो बाहर भाग जाते हैं। अभी देखना कहां ये जोड़ेगी। 60 दिनों के अंदर 10 से 15 लोग मारे गए, 10 से 15 लाख लोग मारे गए। 75,000 से 1 लाख महिलाओं के अपहरण के मामले भी सामने आए। 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर एक ट्रेन आई और उसमें कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं था। ट्रेन में सवार होने से पहले हिंदू और सिखों का कत्लेआम कर दिया। जब पंजाब बंटवारे की आग से जल रहा था तो एक ट्रेन दिल्ली रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान के लिए रवाना हुई और इस ट्रेन में पलायन करने वाले कौन थे? सरकारी अफसर, काम करने वाले कर्मचारी और उसके परिवार वाले थे। जैसे ये ट्रेन पटियाला पहुंची, उस ट्रेन पर हमला बोल दिया। इस हमले में एक महिला तथा एक बच्चे की भी मौत हो गई थी। स्वतंत्रता संग्राम को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने जल्द से जल्द यहाँ से भागने की योजना बनाई कि अब तो भाग लो, कोई फायदा नहीं है रुकने का। लेकिन आग तो लगा ही दी थी ना, आग तो लगा ही दी थी। इन दोनों देशों के बीच सीमा रेखा का विभाजन 17 अगस्त 1947 को किया गया। इस विभाजन में मुस्लिमों के लिए चौधरी मोहम्मद अली और हिंदुओं के लिए HM पटेल का चयन किया गया। इस विभाजन में इनकी अहम भूमिका रही। ये दोनों ही देश के अलग अलग भागों से अपने अपनी रिपोर्ट भेजते थे। संपत्ति के बंटवारे भी किए गए। ब्रिटिश सरकार की संपत्तियों को भी 2 भागों में बांटा गया। इसको लेकर भी काफ़ी बहस हुई। भारत ने पाकिस्तान को शुरुआत में कितने दिए थे? 20 करोड़ रुपए। कितने? 20 करोड़ पहली किस्त थी और 55 करोड़ रुपए देने का भी वादा किया। लेकिन इस समय पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर युद्ध कर दिया। लेकिन इस बात की प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए भारत ने बाकी बचे 55 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया। पहले कश्मीर मसले को हल करते हैं, तभी पाकिस्तान को दी जाने वाली राशि का उपयोग पाकिस्तान को कहीं भारत के खिलाफ सेना और युद्ध के लिए ना कर दे, इसलिए उस पैसे को नहीं दिया गया। लेकिन एक हमारे इस बीच में एक राष्ट्रपिता जिनको कहा जाता है महात्मा गांधी जी, वो इस पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि पैसा न देने में दोनों देशों के बीच के रिश्ते जो है और भी ज़्यादा बिगड़ेंगे, इसलिए ये शुरुआत अच्छी नहीं है। उन्होंने इस राशि को देने के लिए कह दिया। गांधी ने यह राशि दिलवाने के लिए कुछ अचल संपत्ति का 17.5 हिस्सा जो मिला, भारत का 82.5 शेष हिस्सा था। कुल संपत्ति का 80-20 के बीच में अनुपात किया गया। इवन आपको मैं बताऊं, उस समय के जो पुस्तकालय लाइब्रेरी थे उनकी पुस्तकों का भी विभाजन किया गया 80-20। शायद आपको इन चीज़ों का जितना गहन अनुभव करेंगे तो आगे मिलेगा। अब इससे आगे देखिए, देश को चलाने के लिए उस समय 17 समितियां बनी। इन 17 समितियों को अपना अपना काम सौंपा गया। इन समितियों में से कुछ समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कुछ के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल और कुछ समितियों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन 17 समितियों में से एक समिति संविधान निर्माण समिति। संविधान निर्माण समिति के समक्ष कुल मिला के 7635 संशोधन आए थे और संशोधन की संख्या देखते यह बात सामने आई कि संविधान निर्माण के लिए तो बहुत सारे संशोधन विषय, अब क्या किया जाए। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला कि मैं इन सभी संशोधनों को पढ़ूंगा और जो ठीक लगेंगे उनको समाहित करेंगे, बाकियों को साइड करेंगे। उनमें से 2437 संशोधनों पर चर्चा की गई, बाकी संशोधनों को हटा दिया गया। हाँ, इस भारतीय संविधान को तैयार करके संविधान निर्माण सभा की आखिरी बैठक जो हुई 25 नवंबर 1949 को हुई और इस संविधान सभा के आपको पता है अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और संविधान सभा की द्वारा भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में
2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। अंग्रेज 3 वर्षों का समय देकर गए थे कि अगर तुमने 3 वर्ष के अंदर अपना संविधान बना लिया तो हम तुम्हें भारत सौंप देंगे, और 3 साल से ऊपर लिए तो आप ये मत समझना कि तुम आज़ाद हो गए हो, हम फिर आके बैठ जाएंगे, आशीर्वाद हम फिर आके बैठ जाएंगे। उन्होंने बोला। अब क्या होता है, इसीलिए 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर हमने ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। अब ये भी बताएंगे कि ये जो संविधान है हमारा सर्वोच्च विधान है, और 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। ये दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता, आपको सबका मालूम है। अस्तित्व में आया हमारा संविधान, और 26 जनवरी का दिन हमारा गणतंत्र दिवस रूप में। अब इस संविधान में देखिए, जो संविधान, भारतीय संविधान वर्तमान में जो है हमारे 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, 25 भाग है, परंतु इसके निर्माण के समय इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भागों में थे, 8 अनुसूचियाँ थी। इसी संविधान का भाग 17 क्या बताता है, बोलेंगे? भारतीय संविधान का भाग 17 किसको प्रदर्शित करता है? हाँ? खड़े होके बताइए। मतलब आप इतनी देर में क्यों? खुल के बोलो ना। हमारी भाषा, हिंदी भाषा, राजभाषा, हमारी अंदर की भाषा, उसको प्रदर्शित करता है। कितनी बड़ी बात है। एक संविधान के अंदर, एक भाग के अंदर अनुच्छेद 343 से लेके और 351 तक भाषा का जिक्र हो रहा है। इसका मतलब क्या है? हमारे संविधान की आत्मा का एक सांस है वो। और आज मुझे इस बात को इस मंच पे कहने में थोड़ा महसूस हो रहा है, 75 साल हो गए। 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 60 70 नहीं, 75 साल। भाई राम, एक पीढ़ी चली गई। मैंने अभी कहा किराए की जिंदगी 70 साल, इससे ज्यादा आदमी क्या 80 साल 85 साल। आप बैठे सर, बहुत अच्छा आपने बोला, एक पीढ़ी निकल गई। लेकिन हमारी हिंदी आज भी हमारी हिंदी ही नहीं हो पाई। चलिए कोई बात नहीं, एक दिन तो आएगा। हम भी पीछे लगे हुए हैं, आप भी पीछे लगे हुए हैं। आप भी इस हिंदी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर अपने कार्यालय से आए हैं, अपने सारे काम छोड़ के आए हैं। आपका सबसे बड़ा डिवोशन है ये आप अपने आप को डिवोट कर रहे हैं हिंदी के लिए। ये जो आपकी लिस्ट बनती है ना, ये लिस्ट ऐसी फेंकी नहीं जाती है, ये लिस्ट बड़े संभाल के रखी जाती है। और आपको ये भी मैं बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन के आखिरी पेजेस में वो लिस्ट में उन सभी के नाम है जो हर एक मीटिंग में उपस्थित हुए थे संविधान सभा, आप देख लेना। तो ऐसे ही जो आज आप यहाँ पर आकर अपना नाम को रजिस्टर करते हैं ना, ये मात्र खाना पूर्ति नहीं है इस नराकाश की, ये आपका एक योगदान है, आपका समर्थन है, आपका सहयोग है। चलिए अब हम आगे जाते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी के स्थान को जब हम कहते हैं बात, तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने एक मत से यह निर्णय ले लिया कि हिंदी ही भारत की क्या होगी? राजभाषा। कुछ लोग कहते हैं कि राजभाषा, राज्य भाषा कहते हैं ना, राष्ट्रभाषा। अरे उसको सीधा सा बोलो भैया, राष्ट्रभाषा हमारे देश की राष्ट्रभाषा, राजभाषा हमारे देश के केंद्र सरकार के कार्यालयों की भाषा, और राज्य भाषा की बात करते हो, हर राज्य के अपनी अपनी भाषा। सीधी सी बात है, इसमें अटकने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत लोग हैं उलझाएंगे इसमें। अब जो है इसका अध्याय जो है, संवैधानिक प्रावधान जो है, उसमें भाषा के संबंध में यही है कि अध्याय 1 है, उसमें संघ की भाषा की बात की गई है। अध्याय 2 है, उसमें प्रादेशिक भाषाओं की बात की गई है। अध्याय 3 है, उच्चतम न्यायालय की भाषा की बात की गई है। और अध्याय 4 है, विशेष प्रावधान की बात की गई है। बस अध्याय 4 को हम मानते 351 को ज़्यादा से ज़्यादा, वो हिंदी के विकास की बात करते हैं इससे। और इसके साथ साथ राष्ट्रपति साहब के आदेश हैं 1960 में, राजभाषा अधिनियम 1963 में है, संकल्प है 1968, राजभाषा विभाग का गठन 1975, राजभाषा नियम 1976। कुल मिला के ये एक हिंदी का इतिहास है। ना जाने क्यों इससे पीछे भागते हैं लोग।
कुछ क्लियर हुआ मेरा? नहीं, ये बढ़िया मैं तब मानूंगा, ये बढ़िया मैं तब मानूंगा अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुंह से जब भी आप शब्द निकालें, उन शब्दों के अंदर शालीनता लाते हुए सामने वाले को अपनी बातों से मंत्र मुक्त करते हुए उसको हिंदी में बोलने के लिए प्रेरित करें। मेरा ये मतलब है। ये नहीं हम यहाँ आए, कार्यक्रम की जिम्मेदारी कार्यालयों को दें, वो कार्यालय अपना पैसा लगाएं, कार्यक्रम की सारी तैयारी करें, उसके बाद में हम इंतजार करें हमारे हिंदी के प्रहरी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, इसको बुलाओ उसको बुलाओ। हिंदी के लिए भी बुलाना पड़ता है क्या? और मैं तो इतना गर्व से कहता हूँ, शायद पूरे भारत की पहली नराकास है जो इतने अच्छे स्तर पे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करती है। उसमें भी फोन करके बुलाना पड़े कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, महसूस होता है कभी कभी। ऐसा महसूस होना नहीं चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। बाकी आप लोगों की हिंदी क्या कहती है, हिंदी क्या कहती है, मैं उसको फीमेल वर्जन में ना बोल के मेल वर्जन में बोलता हूँ। नहीं मालूम था, नहीं मालूम था, अपने ही घर में बेगाना हो गया हूँ मैं। हिंदी की बोल रहा हूँ, भारत में रहते, भारत की मातृभाषा, भारत की अपनी भाषा, संविधान की भाषा, देश की भाषा, हर भारतीय की भाषा, वो भाषा क्या कह रही है समझने की जरूरत है। नहीं मालूम था, अपने ही घर में बेगाना हो गया हूँ मैं, चार दीवारी में ही सिमट कर रह गया हूँ मैं। अजब समय का खेल है दुनिया में साथी, चिराग होते हुए भी अंधेरे में रह गया हूँ मैं, अंधेरे में रह गया। यह सच है, हाँ यह सच है, गिरगिट की तरह रंग बदलना नहीं आया मुझे, गिरगिट की तरह रंग बदलना नहीं आया मुझे, किसी के हंसी रंग में रंगना नहीं आया मुझे, काम सभी करता हूँ खामोशी से अपने, मौजों की तरह उछलना नहीं आया मुझे, मौजों की तरह उछलना नहीं आया मुझे। एक इंसान जो है ना, वो समझता मैं बहुत कुछ हूँ, सामने वाला बेवकूफ है, समझता ही नहीं है। बहुत मिलेंगे, एक ढूंढोगे 10 मिलेंगे, और जिसकी ना मानो उसके बुरे बनोगे। अगर आपके घर में भी ये कह दिया कि शाम को बाजार से दूध लेके आना और आप दूध लेके नहीं गए, तो आप समझो कि उनके शिकार हो गए। बच्चे ने बोला चॉकलेट लानी है, आप चॉकलेट लेके नहीं गए, तो बच्चा ऐसे सिर पे चढ़ेगा जैसे अभी आपको कर देगा काम सही। अब सुनिए, इंसान समझता कि मैं जो हूं कुछ भी कर लो, मेरे आगे कोई नहीं बोलेगा, लेकिन ये सोच गलत है। श्रीमान जी सुनिए, नहीं सुनिए, अब सुन के जाइए, एक बहुत बड़ी बात है, 2 लाइन बस, 2 लाइन, 2 लाइन, हाँ बहुत लाइन है। ए इंसान सोचता है ना मैं कुछ, तो उसके लिए मैं कह रहा हूं, ए इंसान ऊपर वाले से डर, ए इंसान ऊपर वाले से डर, ऊपर वाला एक ऐसी किताब रखा है जिसमें अजीत सबका हिसाब रखता है। ए इंसान ऊपर वाले से डर, ऊपर वाला एक ऐसी किताब रखता है जिसमें सबका हिसाब रखता है, उस हिसाब को मत भूल प्यारे, अपनी आंखों में भी वो ख्वाब रखता है, अपनी आंखों में भी वो ख्वाब रखता है। आदमी सोचता मैं गलत कर रहा हूं, किसी को नहीं पता। अरे आदमी से तो आंखों को बचा लेगा, खुद को बचा लेगा, ऊपर वाले से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए कभी भी अपने जीवन में अगर जो आदमी सच्चा और अच्छा होगा, वो सच्चाई की तरफ जाएगा, अच्छाई की तरफ जाएगा। झूठे आदमी
और मक्कार आदमी के साथ अपने आप को कभी मत जोड़ना, ना वो तुम्हें सच्चाई की तरफ जाने देगा, ना तुम्हें अच्छाई का रास्ता दिखाएगा। बचना है तो उन्हीं से बचना है। और 100 में से आपसे अगर 100 लोग बात करेंगे, आप अपने एक काम के लिए 100 लोग से पूछोगे, 100 लोग अपनी अपनी राय देंगे और 100 लोग उसमें अपना अपना एक इंटरेस्ट देंगे। वही सोचेंगे कि मैं इससे कैसे फ़ायदा उठा लूँ। जिस भी किसी व्यक्ति के पास आप किसी भी काम के लिए गए या किसी बात के लिए गए, किसी सलाह लेने के लिए गए, आप समझ लेना आप उसके वशीभूत हो गए। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करो, अपने अंदर एक ऐसी बात आप हमारे अंदर होनी चाहिए कि सामने वाला खुद चल के आए, हमें जाने की जरूरत ना हो। ये बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन आप अपने कॉन्फिडेंस को लेकर आगे बढ़े, आपकी दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती, कोई भी ताकत क्यों ना हो। लोग क्या करते हैं, बेटे की शादी है, बेटे की शादी है, तू भी आ जा चाचा, तू भी आ जा ताऊ, आ जा मामा, सब आ जाओ, अपने अपनी राय दो। वो सब अपने अपनी राय देते हैं। जो बेचारा कार्यक्रम कर रहा होता है, शादी कर रहा होता है, उसका भट्टा बैठा के निकल जाते हैं। मैं सही बोल रहा हूं? और लास्ट में क्या आता है, उसे साड़ी नहीं दी, उसे सूट नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। अरे देने वाले बनो भाई, लेने वाले क्यों बन रहे हो? अपने आप को लेने की प्रवृत्ति से बाहर निकाल के देने वाले बनो। तो ऊपर वाला दे रहा तो दो, खुश होके दो, मस्त रहो। लेकिन नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहना है, उनके पास नहीं जाना। उनकी वेव्स इतनी मुश्किल होती हैं कि वो आपको अपने चंगुल में फंसा ही लेगी। उनसे बचना है। मैं बहुत कांटे की बात करता हूँ, बहुत वैसी बात करता हूँ। किसी को पसंद आती है, किसी को गुस्सा भी आता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पड़ता करे। जो मेरा है, जो मेरा है, जो मेरी भावनाओं को समझता है, वो मेरी बात को समझेगा। जो मेरा नहीं है, जो मेरी भावनाओं को नहीं समझेगा, वो मेरी बात को भी नहीं समझेगा। और मैं जो यहाँ बैठ के आपसे यहाँ खड़ा होकर ये बातें करता हूँ, मैं कहीं लिख के लाने की जरूरत नहीं है। मेरे अपने जीवन के अनुभव है जो आपके साथ शेयर करता हूँ। 53 कार्यालयों का एक कुटुंब और कुटुंब के 53 परिवार और परिवारों को एक एक सदस्य कैसे मैनेज करना होता है, वो मैं अच्छे से समझता हूँ। किसी को हाथ जोड़ के भी कहता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कोई दुश्मनी खुद से मुझसे करे तो करे, मुझे तो किसी से है ही नहीं। आपने भी अपने आप में ऐसे रहना है। कोई बुरा माने कि मान ले, चल कोई बात नहीं। कोई कुछ कहता है, तुम्हें उसके बाद पसंद आए तो अपना लो, और नहीं लगे तो चल साइड से निकल, तेरे जैसे बहुत आए। कोई कहता जी मैं राजा हूँ, क्या राजा नहीं, तुम तो भाई महाराजा हो, होगी तुम्हारी बात, चलो निकलो साइड से, बहुत आए तुम्हारे जैसे। ऐसा अपने आप को बना कर रखो, तभी तुम राज करोगे दूसरे पर। नहीं तो राज करने वाले बहुत बैठे लोग। जिसने आपके दिल दिमाग पे राज कर लिया, समझ लो आपको अपने वशीभूत कर लिया उसने। किसी के वशीभूत नहीं होना। इस मंच से यही मेरा आपसे आग्रह है, इतने सशक्त बन के अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। दुनिया की कोई ताकत आपके सामने ना आए, कोई भी ताकत आपके सामने आए तो आने से पहले ही वो देखता है ना कि एक बहुत बड़ा पहलवान होता है, उसके आगे छोटा सा पहलवान आता है, वो कहता भाई मेरे बस की नीयत से लड़ना, मैं तो अपने आप निकल जाऊँ। तो अपने आप को पावरफुल बना कर रखना है, यही हमारा उद्देश्य है। ऐसे ही हमारी भाषा का उद्देश्य है, ऐसे हमारे देश का उद्देश्य है, ऐसे ही हमारे अपने फ्यूचर का उद्देश्य है, ऐसे ही हमारे बिहेवियर का उद्देश्य है। हमें आगे निकलना है, यही मेरा आपसे कहना है। मुझे लगता है कि मेरी बातों से या तो आप खुश हो गए या आप नाराज हो गए। खुश हो गए तो खुश, नाराज हुए तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमारे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले हमारे बीच उपस्थित हो गए होंगे। आ गए हैं क्या? आ गए हैं? किधर हैं? अच्छा, बस 2 सेकेंड, सिर्फ 2 सेकेंड, और उसके बाद में आपके सामने हमारा एक बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा जो आप भी खूब बहुत खुश होंगे। चलिए, अब लास्ट में 2 लाइनें कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। सर आप पानी पी सकते हैं, कहाँ गए वो? बहुत अच्छी। कहते हैं एक एक्सपीरियंस और ले लीजिए। संजय जी, एक एक्सपीरियंस और देता हूँ। मैं आप लोगों के साथ जब भी बात करता हूँ, इस रूप में कभी नहीं करता कि ऑफिशियल डिस्कशन है।
इस रूप में बात करता हूँ कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बात कर रहा हूँ, और मुझे ये बात की खुशी है कि सभी के चेहरे खिले हुए हैं। अच्छा, कहते हैं, देखो जी मैडम, एक बस 2 मिनट और दे दिए, और अच्छा लगे तो बाद में बोल भी लेना, गाली भी देना, ताली भी बजाना, कुछ भी करना, फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं सफर में धूप तो बहुत होगी, सुना होगा कुछ लोगों ने। सफर में धूप तो बहुत होगी, चल सको तो चलो। सफर में धूप तो बहुत होगी, चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, निकल सको तो चलो। इधर उधर मिलेंगे कई रोकने टोकने वाले, फिर भी साथी चल सको तो चलो। सफर में धूप तो बहुत होगी, चल सको तो चलो, चल सको तो चलो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, परमात्मा ने सबके चेहरे अलग बनाए। कभी गलती से कहीं ना कहीं किसी के चेहरे से मिलता हो, कोई एक आधा उसका भाई, कोई चचेरा ततेरा ममेरा फफेरा, कोई ना कोई भाई दिख जाता है, तो उसकी कहते हैं, भगवान कहते हैं ढले हुए हैं साँचे सारे। परमात्मा की तरफ से ढले हुए हैं साँचे सारे, तुम ढल सको तो चलो। किसी के वास्ते कहाँ बदलती हैं राहें, खुद को बदल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो बहुत होगी, चल सको तो चलो, चल सको तो चलो। बाजार जाते हो शाम को सब्जी लेने, बाजार जाते हो शाम को सब्जी लेने, कंधे से कंधा मार के लोग चलते हैं। उस संदर्भ में कहना चाहूँगा, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है जिंदगी के सफ़र में, यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता। बहुत भीड़ है जिंदगी के सफ़र में, यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता। भीड़ को हटा के साथी चल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब कुछ उम्मीदें, खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो बहुत होगी, चल सको तो चलो, चल सको तो चलो। लास्ट की 4 लाइनें, लास्ट की 4 लाइनें। कहीं नहीं कोई सूरज। देखो आप लोगों, जितने लोगों से बात करते हो, हैं, मैंने अभी बोला ना, अपने अपने तरीके से बात करते हैं, उलझाते हैं। कहीं नहीं कोई सूरज जो राह दिखा दे सही, कहीं नहीं कोई सूरज जो राह दिखा दे सही। धुआं धुआं है हर तरफ, अपने दम से खुद चल सको तो चलो। यहाँ कोई नहीं लड़ता लड़ाई किसी की, खुद लड़ सको तो चलो। सफ़र में भीड़ तो बहुत होगी, चल सको तो चलो, चल सको तो चलो। मैं फिर यही कहूँगा लास्ट में, अगर मेरे शब्द आपको पसंद हो तो अपना लेना, नहीं पसंद हो तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। अपनाने हो तो अपना लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नमस्ते। नमस्ते।